नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ नेता भी पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अच्छे, दिल से शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूंगा दीपक जी टाक से कि वो हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय रजनीश जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। दीपक जी टाक। अब मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष, विद्वान वक्ता, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, वह हमारे नगर मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय हरिप्रकाश जी से कि वो पधारे और आज के कार्यक्रम की स्वागत भाषण के लिए आदरणीय हरिप्रकाश जी। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम के तहत आज हमारे जिलों में उपस्थित हमारे जिले के बहुत ही हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, जिन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी यशस्वी दायित्व का निर्वहन किया, आदरणीय भाई साहब जिला महामंत्री, युवा ऊर्जा के असीम तुरंगबाज और जिन्होंने प्रदेश स्तर तक अपनी यशस्वी भूमिका निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और युवाओं के बीच में सेतु का कार्य किया। रजनीश कस्बा साहब, हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई अरुण सिंह सिखावत साहब, जो कि आप कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, सह संयोजक आदरणीय जगरत्न जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई राजपूत साहब, हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय गौड़ साहब, हमारी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष आदरणीय पवार, और आज का बहुत ही बढ़िया वंश पालन कर रहे सभी कार्यों में हमें हमेशा अपना सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले युवा साथी साईं साहब, आप सब मित्रों, कर्मचारी यूनियन के हमारे गणेश जी, शंकर जी और सभी साथी, धन्यवाद सर। अम्बेडकर जी वास्तव में भारत के लिए वो विचार थे जिस विचार ने अखंड भारत का निर्माण करने की परिकल्पना को साकार किया। एक समय वो भी था जब असमानता, छुआछूत, भेदभाव, लेकिन अम्बेडकर जी ने इन सब के खिलाफ बड़ा भारी संघर्ष किया। आप साथियों, आज तो समय बदल गया। उस समय की कल्पना कीजिए जब एक कुआं गांव में होता था और फिर ये कहते थे कि उस कुएं से पानी फला फला बढ़ सकते और फला फला नहीं बढ़ सकते। उस युग से आगे बढ़ते हुए अम्बेडकर जी ने भारत का इतना सुंदर संविधान दिया, इतना शानदार संविधान दिया कि आज हम एक साथ मिलकर के रह रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की जो सरकार रही, उन्होंने अम्बेडकर जी को कभी याद करने का कार्य नहीं किया। उन्होंने अम्बेडकर जी की संसद भवन में मूर्ति तक नहीं लगाई। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जब अम्बेडकर जी का निधन हुआ तो उनको दिल्ली की बजाय एक छोटे से कस्बे मुंह में, और वो भी एक सकड़ी सी जगह में, तो नेहरू जी के कारण उनका वहाँ अंतिम संस्कार किया गया। क्या वो व्यक्ति, उसको क्या दिल्ली में नहीं, जो व्यक्ति दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति, जिसके पास इतनी डिग्रियां, पूरा विश्व जिसके शब्द बोलते की ओर देखता हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनको सम्मान देने की चेष्टा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। और आज जहाँ जहाँ अम्बेडकर जी के स्मृति स्थल है, वहाँ कॉरिडोर बन रहे, बहुत शानदार काम हो रहा है। मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि आप सब मध्यम वर्गीय और निम्न लोगों वर्गीय परिवार के साथीगण यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। हमारे पास शिक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, शोषण से बचेंगे। तो मेरा निवेदन है, हमारे जिले के दो वरिष्ठ पदाधिकारी और हमारे यहाँ के मेजबान अनूप सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती बहुत लंबे समय से लंबित है।
और उस भर्ती को पारदर्शितापूर्ण तरीके से आप हमारी बात सरकार तक पहुंचा करके हमको भर्ती बढ़िया तरीके से संपन्न हो, जल्दी से जल्दी भर्ती आए। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात है ये। पिछली सरकार ने फार्म भरवाए, लोगों के रुपए लगा दिए, लेकिन उस सरकार ने भर्ती के संबंध में कोई ठोस कार्य नहीं किया। कोई प्रकार का पैसा और कोई प्रकार हमारी की सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ और बढ़े पदों के साथ निश्चित रूप से आपको, मैं आपके बीच ये भी कहना चाहता हूँ, सफाई कार्य केवल आप लोग करते हैं, बिल्कुल सर। अन्य जातियों को इस भर्ती में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद है सर, अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। हमारे सारे पदाधिकारी हैं बैठे, ये बात हम पहुंचाएंगे। आरक्षण का कोई टेक्निकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन कानून में संशोधन आ करके उस टेक्निकल मुद्दे को दूर करके सफाई कर्मचारियों में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। बहुत बढ़िया। और आप शंकर जी, आप बता देना चाहिए तो आज नगर पालिका में से कल आप सबका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाना है। धन्यवाद सर। वो भी बहुत शानदार तरीके से आयोजित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद है जी, आपके ओजस्वी विचारों से इस बैठक की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता आपके विचारों को सुनकर एक नई उत्साह और नई ऊर्जा का अनुभव हमेशा करते रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के यशस्वी जिला महामंत्री और जिनका लंबे समय तक संगठन में मार्गदर्शन मिलता रहा है, वैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारे और अपने विचार आगे आने। भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो डॉक्टर साहब के, बाबा साहब के सम्मान के अंदर सम्मान समारोह आयोजित की जा रही है, उसके संबंध में आज भादरा नगर के अंदर जो होती है उसमें मंत्रों विराजमान छोटे भाई दिनेश मुकदमा, मनोज सिंह जी मेरे साथी लंगर जिले में काम कर रहे हैं। मंगल चंद जी फैशन इस प्रोग्राम के प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक नगर में संयोजन और फैसले लगाए गए हैं। फैशन जी संदीप जी साई जिला महामंत्री जो काफ़ी समय से हमारे साथ जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। पिताजी पवार महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजपूत जी टाट हरीश पाल जी, कन्हेरा जी स्वामी और सम्मानित मंच आज बाबा साहब का सबसे पहले भी 1 घंटे का प्रोग्राम चला था। सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा देश के अंदर किया गया था कि जो बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए था, जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने उनको सम्मान नहीं दिया, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी सम्मान देगी। अभी दोबारा 1 हफ्ते का फिर प्रोग्राम चला है, प्रत्येक नगर में प्रत्येक जगह में जाने जो संगोष्ठियाँ हैं बूथ स्तर की है, बूथ से लेकर प्रदेश तक सभी जगह ये संगोष्ठियाँ होगी। बाबा साहब का जो बाबा साहब ने काम किया, जो बाबा साहब ने यात्राएं चली, जो बाबा साहब ने उस वक्त में दम चले, आज तो बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। आज बाबा साहब के तरफ मिल रहा है, आज बाबा साहब का मंगाल कर रहा है, उनको 70 साल में बाबा साहब जानते हैं। तो साहब जो बता रहे थे कि उनका अंतिम संस्कार मऊ में किया गया, दिल्ली में उनको भेंट की दी कि अगर बाबा साहब का अंतिम संस्कार यहाँ कर दिया जाएगा तो देश के लोग जो दिल्ली में आएंगे तो उनको देखेंगे। तो नेहरू परिवार जो है, गांधी परिवार जो है, वो पीछे हट जाएंगे, बाबा जी आगे आ जाएंगे। वहाँ अंतिम संस्कार किया ही नहीं। दिल्ली से बॉम्बे के लिए जो एरोप्लेन में जो जिस साधन से उनकी पार्थिव को भेजा गया, उनका बिल उनके परिवार को दबाया गया कि ये पैसे जो है वो आप ज्वाइन करोगे। उस वक्त की सरकार ने वहाँ तक उनकी डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए पैसा नहीं किया। इतना बड़ा अत्याचार उस सरकार ने उनके ऊपर किया। ज़्यादा धूप का भी टाइम है, घटना हो रही है। छोटी सी कहानी के सामने मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब जब कमिश्नर बन के आए बॉम्बे के अंदर, तो वहाँ उनको बैठने के लिए जगह उन लोगों ने दी कि ये तो
जो है नीची जाति से है, इनको यहाँ अंदर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो उनका उन्होंने वहाँ जो वकील थे वो तंग कसते थे, उन्होंने उनका बुरा नहीं माना। तो उन्होंने कहते आप तो अपनी बात नहीं लगा लो, बहुत बड़े मिनिस्टर को बात पड़ के आए, आप तो कहीं भी अपना काम करा, उन्होंने बुरा नहीं माना, अपनी बड़ी बात लगा दी। वहाँ से उन्होंने अपनी जो बड़ी औकात थी वो शुरू की, छोटे मोटे केस करने की। उस वक्त क्या हुआ कि बॉम्बे का एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसके बच्चे के ऊपर कोई केस था और उसको फांसी की सजा क्लियर थी। वो सारे उनके लोग पास बोल दिया कि मेरे बच्चे रखने से लोग सब में लेने का मना करते हैं, ये तो इसका तो फांसी होगी, हम इसका केस नहीं लेंगे। मजाक में वकीलों ने कहा कि एक बार मेरी इसको बैठा है, आपके बच्चे का केस वो ले सकता है, वो खाली बैठा है, आप उसको दो। वो बाबा साहब के पास गया कि साहब मेरे बच्चा एक लड़का है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है और मैं इतने पैसे लगा चुका, इसका कोई खर्च नहीं है, लोगों ने मेरा केस लड़ने से मना कर दिया, आपको किसी तरीके से मेरे बच्चे का केस लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो मेरा बच्चा तो मरे मिलेगा, मेरी बहुत उसके को समझ गया मेरे पास मेरा। तो उन्होंने कहा मैं आपके बच्चे का केस लड़ूंगा, आपके साथ उन्होंने वो फाइल रख ली। जब वो तारीख आई केस की, वो पेश हुए, दलीलें सुन के बाबा साहब को बोला था आप बोलिए आप क्या इसके ऊपर कोई दलील अपना देना चाह रहे। बाबा साहब ने कहा आप अपना फैसला सुनाइए, मेरी कोई दलील नहीं है। तो स्टेट का हक क्या दिया आपने, इनको इतना बड़ा वकील किया, ये कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कहते आप इतना वकील, उसको फांसी की सजा दे दी। जब फांसी का दिन आया उस वक्त बाबा साहब वहाँ पहुँचे तो वो गले में फांसी का फंदा बना के डाला। उस वक्त उन्होंने कहा वो बोले जब मैंने फांसी की सजा दी है, मौत की सजा नहीं दी है, इसको फांसी डल चुकी है, इसको मौत नहीं हो सकती, फांसी की सजा दी है। बताया उन्होंने, तब तो इन्होंने ये कहा यार ये तो कोई बहुत ही बड़ी जो है वो चीज़ है। और उस वक्त के बाद में सजाए मौत जो होती है ना, फांसी की सजा से पहले सजाए मौत, वो कानून जो है बाबा साहब की छोटी बात पर कितनी बड़ी बात हुई उसको बनाया गया। तो बाबा साहब ने हर जगह दलित की, गरीब की, उनकी जो है आवाज़ उठाई, उसकी वजह से आज अपन अभी सब लोग साथ बैठे हैं। भारत माता की जय। बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा, चांद रहेगा। बोलो भारत माता की जय हो। बाबा साहब और बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। अब भक्ति की बात भाई साहब ने की है, मैं सोमवार को ही जयपुर जा रहा हूँ, 2-3 दिन रुकूंगा, मेरी लेटर जो है वो मंत्री जी ने मिलकर उनको देते हैं। अब इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आदरणीय रजनीश जी संबोधित करें, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे मध्य उपस्थित हमारे सीनियर कार्यकर्ता संदीप जी लहरी पूर्व माली तो पधारे और भाई साहब रजनीश जी को माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत अच्छी बात है। संदीप जी लहरी। हमारे साहब हमारी रोशनलाल जी अठवाल आप भी पधारे और भाई साहब नरेंद्र जी चौधरी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य वक्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे बड़े भाई रजनीश जी कस्बा से कि वो पधारे और अपनी ओजस्वी वाणी से आज उपस्थित सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आते रजनीश जी कस्बा। बोली भारत माता की जय। थोड़ा सा पीछे बैठे थे, कुछ आगे लियो तो अपने थोड़ा आगे आ जाओ। बोली भारत माता की जय। बोली भारत माता की जय। ये बोली मैं जोरों बोलूंगा बोली भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। परम आदरणीय बड़े भाई जिले के महामंत्री भाई नरेंद्र चौधरी जी, जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री अनूप सिंह जी शेखावत जी, आदरणीय मंगलचंद रेगर जी जो सह संयोजक है इस कार्यक्रम के, छोटे भाई संदीप साईं जी जो किसान मोर्चा में हमारे जिले के महामंत्री हैं,
बहन पूजा पवार जी जो महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्ष हैं, आदरणीय राज कपूर टाक जी जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, हरि प्रकाश जी बहुत ही अच्छा अपन विचार व्यक्त कर्या, कन्हैयालाल स्वामी जी, सिद्धार्थ जोरट जी, आदरणीय भाई साहब भी किसान मोर्चा में जुड़ा है, सब आज बादरा आने का अवसर हुआ, आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बादरा के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आज हम आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में सम्मान समारोह में हम सब आज एकत्रित हुए हैं। ये मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आज उस महान विभूति के बारे में हम सब बात करने जा रहे हैं, जिनकी बदौलत को उनको अपने ढकने पड़ी है और सारा मिल के आप सब जातियां का, धर्म का, बिरादरी का लोग इन आप पीस का तो आगे देन है तो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी आज से 100 वर्ष पूर्व जिस प्रकार का वातावरण आज है, उस प्रकार का वातावरण उस समय नहीं था। आप कल्पना कीजिए इस दौर और उस दौर में क्या अंतर है, कि तो फर्क क्या, तो मोबाइल है, सारा अपना भेड़ा बैठा, कट्ठा बैठा, कोई जाति को नहीं, कोई बिरादरी को नहीं, कोई वर्ग को नहीं, सारा एक समान आपा, सारा को एक अधिकार, एक वोट। अंबानी को एक वोट और अंबालाल को एक वोट, मित्तल को एक वोट, मोतीलाल को एक वोट। आज जो 100 वर्ष पूर्व जिस प्रकार का समाज था, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब वो सब है इन्हें ध्यान में कि के प्रकार की दिक्कत वह, के प्रकार की होनी वह, यात्रा सही है। हाँ, किस तरह का जीवन उस दौर में था, किस तरह का इस देश के अंदर वो दौर था जब छुआछूत ये सब चीज़ें समाज के अंदर विराजमान। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मऊ में जन्म हुआ, एक महार जाति हुए दलित समाज के अंदर भाव है, लिंग अंदर बांगू जन्म हुए। बड़ी कठिनाई उस दौर में उस समाज के अंदर थी। दलित समाज को बड़ी क्रूर नजरों से देखा जाता था। इंसान है रबी हुक्म इंसान, इस प्रकार की भी दौर के अंदर भाई ही हकीकत ही आप आज मतलब अच्छी हवा में, अच्छे दौर में जी रही है, तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन उस दौर में, उस जाति में, उस स्थान पर जो लोग पैदा हुए, जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया, वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिया गीता में कहे हुए जद जद भी कोई विपत्ति आवे, जद जद भी पाप बढ़े, जब जब भी कोई इस देश में समस्या समाज में आती है, तो कोई ना कोई जरूर ईश्वर का रूप बनकर हमारे बीच में आता है और वो खड़ा हो जाता है और उस समस्या का समाधान करता है। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 1891 में 14 अप्रैल को जिनका जन्म हुआ, महार जाति के अंदर उनका जन्म हुआ। उनकी जो जन्म की शुरुआत थी, जिस प्रकार से उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि उनकी माता जी जो थी वो उनको बड़ा इंस्पायर करती थी, वो उनसे कहती थी, प्रेरणा देती थी पढ़ाई के बारे में। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, उनको बुद्ध के बारे में जानने का अवसर मिला। उनकी माता जी ने उनको कहा कि सबसे बड़ी इस देश में दुनिया में कोई पूंजी है तो वो शिक्षा है। वो पढ़ाई करने गए, स्कूल में गए। किस प्रकार की आप सोचिए कि जब वो स्कूल में जाते तो अलग बैठना पड़ता, जब वो भोजन करते थे तो साथ में भोजन शेयर करना नहीं चाहता था, तो वो दीवार की तरफ मुंह कर कर बैठते थे और अपना भोजन करते थे। एक बार की बात वो बताते हैं कि स्कूल में घड़ो तो, मगर उस घड़े से सबको ये अनुमति नहीं थी कि वो पानी अपने आप लेकर पी सके। प्यास लगी, इंसान है, सारा में प्यास लगे, सारा में एक प्रकार शरीर है, एक प्रकार वो मन है, सारा में एक बार की फीलिंग हुआ है, एक बार की भावना है। लेकिन उस दौर के अंदर, उस जमाने के अंदर सबको ये अधिकार नहीं था कि उस घड़े के आगे हाथ करके उसमें से एक लोटा जल लेकर अपनी प्यास को बुझा सके। पीएन जो चपरासी उस समय, उस काल में, उस दौर में, उस स्कूल में होता था,
वो लोटा लेकर आएगा और वही दूर से अंबेडकर जी को पानी पिलाएगा। तो अंबेडकर जी ने ये सोचा कि ये प्रकार का इस तरह का अमानवीय जीवन मैं तो जी ही रहा हूँ, मेरे साथ मेरे करोड़ों भाई बहन। तो उनके अंदर ऐसी सोच उत्पन्न हुई कि क्यों ना कैसे करके इस तरीके की ये जो जीवन है, ये यातना पूर्वक जीवन है, इसको ठीक करने का कोई काम करेगा तो मैं करूँगा। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिस दिन उस स्कूल में उनके विद्यालय में चपरासी नहीं आया तो वे दिशा भर गया। जिस दिन चपरासी नहीं आया स्कूल में पानी पिलाने वाला, तो भाई पूरे दिन प्यास लगी रही, कोई इलाज नहीं, कोई विकल्प नहीं। उस दौर के अंदर यदि कोई घड़े में से पानी पी लेता था तो उस घड़े को भी तोड़ दिया जाता था। इन परिस्थितियों से बाबा साहब अम्बेडकर निकले, लेकिन वो एक मेधावी छात्र थे, क्योंकि उनके अंदर एक असीमित प्रतिभा थी। इस दौर से जो वो गुजरे तो उनके अंदर एक पीड़ा, एक आग, एक ज्वाला थी कि मुझे इस दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज लाना है। उसके लिए उनके मन में पहले से ये तय था कि कोई इस दुनिया में हथियार है जो चेंज ला सकता है। अब मार्टिन चकन जैसी भी, मार्टिन चकन अलग है, लेकिन समाज ने चकन खातर जी प्रकार को एक बदलाव, बड़ो बदलाव लेना हुआ है तो वो शिक्षा के ही द्वारा आ सके। ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, यही वो ताकत है जो समाज के अंदर परिवर्तन का बीज भी हो सकती है और परिवर्तन को ला भी सकती है और बड़े से बड़े साम्राज्यों को ला भी सकती है। वो कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम है शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि मेधावी छात्र थे, उनके अंदर एक आग थी, एक अग्नि थी, एक ज्वाला थी कि मुझे इस दुनिया में, इस समाज में ये परिवर्तन लाना है। और इस दुनिया में जब भी बड़े परिवर्तन आए हैं तो ऐसे प्रकार के, चाहे अमेरिका में अब्राहम लिंकन हो, आपका नाम सुन रहे अब्राहम लिंकन को, जो अमेरिका के अंदर उस समय, उस दौर के अंदर जो हमारे परिस्थिति थी वैसी ही दास प्रथा अमेरिका के अंदर भी मौजूद थी, उसको भी ठीक करने का काम किसी ने किया तो अब्राहम लिंकन था। तो इस तरह के तमाम महान लोग पूरी दुनिया में पैदा हुए और हमारी दुनिया में, हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे काम में आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में आए। तो फिर इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा में उनकी रुचि थी, दौ पाते थे, 10वीं पढ़ी, 11वीं पढ़ी, या जो उस समय का जो सेटअप था उसके अंदर बहुत मेधावी छात्र थे। तब नासिक के अंदर एक राज परिवार, गायकवाड़ परिवार, उन्होंने कहा कि यार ये छात्र इतना मेधावी है, इसको शिक्षा लेने के लिए हमें दूसरे देश विदेश जाने की आवश्यकता है, इसको यदि हम भेजेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उस समय के तत्काल राजा, लेकिन कई बार हम कहते हैं ना सभी सारे खराब, ऐसी बात नहीं होती, व्यवस्था थी, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। तो उसमें उस दौर के अंदर उन्होंने उनको विदेश भेजा और विदेश में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो उस समय भी विख्यात थी और आज के दौर के अंदर भी उसका एक बहुत बड़ा नाम है। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला होता है, वहाँ पर वो लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और 4 PhD, 1 कोनी 2 कोनी 3 कोनी 4 PhD एमए भटक करी और टॉप करो। और उसके साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन आप देखिए कि जिस दौर से वो निकल कर आते हैं, स्कूल में, कॉलेज में पीएम पानी पिलाता है, घड़े में से पानी नहीं पी सकते और जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, और फिर वो देखते हैं कि अमेरिका हो, लंदन हो, इन जगहों पर, लंदन के अंदर जिस प्रकार की समानता का व्यवहार होता है, तो उनके मन में भी आता है कि ऐसी समानता मेरे देश के अंदर भी होनी चाहिए। और जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनमें समान रूप से व्यवहार होना चाहिए, समान अधिकार उनको मिलना चाहिए, ऐसा जीवन उनको भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की उनके अंदर एक आग ज्वाला होती है। और आज भी यदि हम देखेंगे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, वहां पर आज भी उनका स्मारक बना हुआ है कि हमारा सबसे अच्छा विद्यार्थी इस संस्थान का कोई था तो कोई और नहीं, बाबा साहब। तो इस प्रकार दुनिया में इतने बड़े संस्थानों में उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो प्राप्त सारे ही करके आते हैं और आगे कोई काम करे, कोई धंधो करे, कोई पैसा कमाओ, कोई की करा है, लेकिन समाज में बदलाव की आग को लेकर वो जो व्यक्ति वहां से आया, वापस हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान में आने के बाद में फिर एक बार वैसी दृष्टिकोण, आप ये देखिए, सोचिए, हिंदुस्तान में किन परिस्थितियों से गए, लंदन में किन परिस्थितियों में काम किया, क्या सीखा, हिंदुस्तान में वापस आते हैं तो कुछ उसी प्रकार का उनके साथ व्यवहार जब होता है। उनको जब धर्मशाला में रुकने की बात आती है, मुंबई में तो कोई धर्मशाला वाला उनको रखता नहीं है। जब वो
ऑफिस में काम करते हैं तो कोई मान हाथ फाइल कौन जला रहा है फाइल फेंक के मारे मान लेते पर का हाथ ना लग जाए जाने के के हो जिस भी टाइप की मान्यता ही सोची ऐसी सोच विद्यमान थी उस समय टेबल पर फाइल नहीं रखते थे फेंक दिया करते थे। तो उन सब दृष्टिकोणों को जब उन्होंने देखा तब उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, अपने को बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इस देश की राजनीति में, इस देश के कानून के संकाय के अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और इस देश की राजनीति में एक नया रोड उन्होंने प्ले किया। आप धीरे 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 जैसे 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 वो इस देश के सेंटर स्टेज पर आते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं। इस देश में एक झूठ फैलाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो केवल दलितों के नेता है, केवल दलितों तक उनको अटैच कर दिया जाए, केवल वहीं तक उनको सीमित कर दिया जाए। लेकिन इस देश के अंदर सबसे बुलंद आवाज किसी ने महिलाओं के उत्थान के लिए उठाई तो उस शख्स का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यरत हैं, उसको सबसे पहले किसी ने मुख्य धारा में लेकर आया, उसकी मांग किसी ने की तो उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। लेकिन कुछ परिवारों को उनके नाम से दिक्कत हुई, उनका नाम जब बड़ा होने लगा और चुटका जब छोटा होने लगा तो उनको सांचे में बांधने की कोशिश की गई, एक परिधि एक सीमा में बांधने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी ने समाज को आगे लाने का काम किया, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, तो उनको जो उस समय के वर्तमान नेता थे, जिनको गद्दियों का शौक था, जिनको ये मन था कि हमारे सिवा कोई और हो नहीं सकता, उनको दर्द होना स्टार्ट होता है और उनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज दिल्ली में जो बाबा साहब की चित्र लेकर राजनीति करते हैं, उन्हीं लोगों ने 1952 के लोकसभा चुनावों में मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किसी ने किया तो उन कांग्रेस के लोगों ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं उनके खिलाफ सभा की। आज क्या नहीं राहुल जी कहे बाबा साहब के चित्र लेकर अपन भाषण देवे, अपन ज्ञान देवे, लेकिन उन्हीं के ही पार्टी के पूर्व के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ चुनाव में भाग लिया। और ये देखिए कि सबसे बड़ा धोखा आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को कमजोर करने का क्या किया कि 1952 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक पूर्व सहयोगी था, आज जी मैं काम करूं मेरा साढ़े वो काम करे, बिन जाके कांग्रेस पार्टी टिकट दे दियो। एक छोटे व्यक्ति से जब अम्बेडकर जी को हराएंगे तो अम्बेडकर जी टूट जाएंगे। कितना बड़ा धोखा किया। देखिए आप दलित समाज के साथ और उनकी पहचान के साथ इतना नफरत भरी थी बाबा साहब अम्बेडकर जी से कि ये व्यक्ति कैसे न कैसे करके लोकसभा ना पहुंच जाए, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति यदि लोकसभा पहुंच जाएगा तो तुम्हारी बात को कौन सुनेगा, दलित समाज खड़ा हो जाएगा, समाज में एक अग्नि की ज्वाला हो जाएगी। इस डर से न केवल 1952 में लेकिन 1954 के अंदर दोबारा जब वो चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र से ही, तब भी उनको हराने का काम किसी ने किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। और जिस काजोलकर जी को 1952 में उनके सहयोगी के रूप में उनके खिलाफ लड़वाया, उनको 1980 में इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा पद्म विभूषण दिया, जिसको अम्बेडकर जी ने हरायो माने पद्म भूषण दे दियो 1970 के अंदर। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं ने कभी भारत रत्न खोल दियो, माने भारत रत्न देने को काम करो तो सरकार एनडीए की सरकार ही 1990 के अंदर। जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने जब कानून मंत्री आ तब भी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनकी बनी नहीं विचार की भिन्नता थी। उन्होंने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी उनकी बात को टालम टोल करते रहते थे। और आपने ये भी सुना होगा कि संविधान कण बनायो संविधान बाबा साहब बनायो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के उस तत्कालीन दौर में ये लोग चाहते नहीं थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति के सदस्य भी बने। इसके लिए उन्हें बार बार तिरस्कार करने का काम यदि किसी उस दौर में किया तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देखिए बाद में भी जब 2 बार बाबा साहब को हरा दिया गया, उसके बाद में जब जनसंघ की मदद से या अन्य दलों की मदद से जब बाबा साहब राज्यसभा पहुंचते हैं
तो वह भी टाइम के अंदर, उस समय के अंदर बंगाल से उनको राजस्थान में भेजा गया। कांग्रेस ने एक चाल चली कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र को, जो पाकिस्तान जब विभाजन हुआ बांग्लादेश में चला गया, तो उस हिस्से को पाकिस्तान में दे दिया और उनको पाकिस्तान भेजने की जिनकी ये सोच थी कि ये पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हो जाए। तो इस प्रकार की सोच कांग्रेस की उस दौर के अंदर थी। तो हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार की सोच, और इतना ही नहीं, चलिए ये बातें सब हो गई। उसके बाद में भी जो भारत का सेंट्रल हॉल है संसद भवन में, आपने देखा होगा उसमें सभी महान लोग जो हमारे हैं, हमारे देश के जिन लोगों ने महान काम किए इस देश की आज़ादी में या देश की आज़ादी के बाद में भी जिन लोगों ने काम किया, उनकी सबकी तस्वीरें हैं। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाई। जब एनडीए की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग आती है, तो पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लगाने का संसद भवन में केंद्रीय और में काम किया। तो वह एनडीए इस तरह के कांग्रेस पार्टी की जो सोच बाबा साहब के प्रति रही, उसके खिलाफ हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज दिखावे के लिए जो तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं बाबा साहब की, उनका प्रतिकार करने की आवश्यकता है और उनको तथ्यों के माध्यम से हमें हराने की आवश्यकता है। दूसरी ओर आज केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के सोच के अनुरूप चल रही है। महिलाओं के उत्थान की किसी ने बात की तो बाबा साहब अम्बेडकर ने की। महिलाओं को राजनीति में आरक्षण की बात किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की किसी ने बात की तो वह बाबा साहब अम्बेडकर ने की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम किसी ने किया, या उस दौर में कोई आगे बढ़ रहा है या उस दृष्टिकोण पर कोई काम कर रहा है, तो वह नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। उनके जो जीवन से जुड़े हुए ऐसे 5 स्थल थे, उनको पंचतीर्थ के रूप में, चाहे वो महू मध्य प्रदेश हो, दीक्षा भूमि नागपुर हो, चैत्य भूमि मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो, जहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उन 5 तीर्थों को मिलाकर एक भव्य एक सर्किट का निर्माण करना, उनकी जीवनी को सबके सामने रखना, चाहे वह यूएन द्वारा उनके 125वें जन्मदिवस को सभी पूरे यूएन के द्वारा मनाना हो, चाहे आप आजकल मोबाइल यूज कराने, पहला तो नोट हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, इस प्रकार की करेंसी का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज भीम जो ऐप है, मोबाइल से मोबाइल जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो जो भीम ऐप है सबसे बड़ा डिजिटल आज करेंसी है, तो मोबाइल है। उसके अंदर भी सबसे बड़ी डिजिटल कोई ऐप है तो वह भीम है। वो भी इस नई करेंसी को, इस नए पैसे को, इस नए नोट को किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर किया, तो वह कोई और नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी सोच को, उनके जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाने का काम किसी ने किया, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनकी जो अग्रिम सोच है, उनकी जो आगे की सोच है, उनकी जो एडवांस सोच है, उस पर, वैज्ञानिक सोच पर यदि कोई काम कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अनेकों काम उनके दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस प्रकार से आज ये दल चित्र दिखाकर सबको डराने का काम करते हैं, वो डराने का नहीं, सबको जोड़ने का, एकजुट करने का। और शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो धारता। कहा था गलियारों में चंपा चंपा कूद उठेगा, जय भीम के नारों से। आज उसी जय भीम के नारे को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे कोने कोने तक शिक्षा का प्रचार प्रसार यदि कोई कर रहा है तो वह कोई और नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे वह ऐसी समाज के अंदर आप पता करो, बड़े बड़े जो संस्थान है उसके अंदर जो पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको डबल कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा संस्थान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बनाया गया है, उसमें बहुत अच्छा एक शोध होता है। तो इस प्रकार के तमाम काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने का कर रही है। हमें ऐसी विभूति को, उनके बारे में चर्चा करने का हमें अवसर मिला
ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज अम्बेडकर साहब न होते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी न होते तो हम इन खुली छतों में, इस दौर में इस तरह की बातें भी नहीं कर रहे होते। हमारे अधिकार, संविधान बनाने का काम किसी ने किया, हम सबको वोट देने का काम किसी ने किया, हम सबको समानता का व्यवहार देने का काम किसी ने किया, तो वो एक शख्स दुनिया में, उसका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब तक हम जिएंगे एक अच्छा नागरिक बनकर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आज हम सब ने एक चर्चा की, सबने विचार रखे, आदरणीय महामंत्री जी ने, संदीप जी ने, आदरणीय रूप जी भाई साहब ने, आदरणीय ताज जी ने, हम सबको आपस में बातचीत और संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सत्ता के हथियारों पे गली गली में गूंज उठेगा सत्ता बाबा हजार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी जी भाई साहब, आपने अपने ओजस्वी, तर्कपूर्ण और अध्ययनपूर्ण अपने उद्बोधन में आपने बाबा साहब के जीवन पर जो प्रकाश डाला और उनके जीवन का पूरा वर्णन और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से किस प्रकार भारत ने अपना पूर्ण ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए, मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अब निवेदन करूंगा हमारे कुशल संगठनकर्ता और युवा मोर्चा से लेकर भादरा के नगर मंडल अध्यक्ष के दायित्व से होते हुए आज जिला के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत से कि वो पधारे और धन्यवाद भाषण अपना दे अनूप सिंह जी से। भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान कार्यक्रम में नगर कार्यशाला में हमारे भादरा में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता आदरणीय रजनी कर्मा जी, जिले के हमारे यशस्वी महामंत्री और आज के दूसरे वक्ता आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, नगर के अध्यक्ष भाई हरिप्रकाश जी, महिला मोर्चा की पूजा जी, हमारे मुख्य अतिथि राज कपूर जी और मंगलचंद जी, मेरे सामने विराजमान हमारी पार्टी में आस्था रखने वाले, मोतियों से महंगे हमारी पार्टी की नींव की ले जाने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, बंधुओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें बताई और मैं आशा करूंगा कि इन सब बातों को यहाँ से शिक्षा के तौर पर आप लेकर के जाएं और हमारे अन्य भाई बंधु जो आज की बैठक में नहीं पधार पाए उन लोगों को बताएं कि अभी गणेश भाई साहब कह रहे थे कि बाबा साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। हाँ, हम पूरा करेंगे क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ही पूरा कर सकते हैं। सच्चा सेवक अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ एक गरीब परिवार से निकला हुआ बच्चा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी भी मंत्री, मिनिस्टर, किसी पद पे जा सकता है। वो संभव है केवल भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ कोई जाति बिरादरी की पार्टी नहीं है, ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये पूरे देश की पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम पूरा इसलिए कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हम देवालय बनाते हैं, हम चिकित्सालय बनाते हैं, हम विद्यालय बनाते हैं। इन सब की भी अगर किसी को चिंता है, इन सब सुविधाओं की चिंता है, जैसा मूल मंत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा के हथियार को लेकर के चलने के लिए आदमी को स्वस्थ भी होना पड़ेगा, उसको धार्मिक भी थोड़ा होना पड़ेगा
नशे की प्रवृत्ति, कुरीतियों को छोड़ते हुए, बुराइयों को दूर करते हुए एक समाज का होनहार व्यक्ति बनते हुए तभी उसी स्थान पर पहुंचेगा, तब वो पढ़ लिख कर विद्वान की श्रेणी में आएगा। इन सब बातों की चिंता करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। कभी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये सोचते थे कि हमारा तो एकाधिकार है, हमारे अलावा किसी पार्टी को यहाँ राज करने का अधिकार नहीं। वो आज भी इस बात से कुपित है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी और इतने ऊपर तक लगभग 75% देश पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश पर राज करने वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। हमारे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। भाइयों के लिए नगर पालिका में नौकरी के इत्यादि की बातें चल रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी पूर्व की वसुंधरा राजे जी की सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 बार भर्तियां निकाली थी और पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपके पूरे समाज को नौकरी लगाते हुए और पुण्य का काम जो किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने किया था। आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर है और हमारे यहाँ भजन लाल जी जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, इसी तरह कभी प्रदेश के महामंत्री या नीचे से लेकर ऊपर तक, नगर से लेकर के युवा मोर्चा से लेकर के जिले के, प्रदेश के सभी पदों पे रहते हुए ऐसे कार्यकर्ता को निकाल के भारतीय जनता पार्टी ऐसे नींव की ईंट को निकाल कर ऊपर बिठाए मुख्यमंत्री के पद पर। वो आपकी पल पल जनता की सेवा करने के लिए, केवल उनका काम ही है कि ये सेवा करना। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहीं दबने की जरूरत की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पहले भी नौकरियां, भर्तियां निकली थी, आज भी निकलेंगी और ये प्रक्रिया भी चल रही है। पीछे किसी ने धांधली करने की कोशिश की तो उन भर्तियों को रोक दिया गया, क्योंकि जहां पारदर्शिता नजर नहीं आती वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, विवादों का काम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलित ही नहीं, सभी समाज सुरक्षित रहेंगे, सभी के बीच में पारदर्शिता रहेगी। सबका साथ, सबका विकास देने के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तत्पर है। इन सब बातों के साथ आप लोग इतनी संख्या में बैठक में पधारिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप जी। आप सब इतनी छोटे से सब पधारे, आप सब कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।